बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन शहजाद मोहसिन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सिर्फ पढ़ा था, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पहले से था, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फिर से क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी सारी डिटेल मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब इसकी डिटेल को समझने से पहले हमें थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा। हमने ये कहा था कि कोई भी चार्ज हो, उसके बाहर एक रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। इस चीज़ को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था, जो कि किसी भी चार्ज के गिर्द इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई भी दूसरा चार्ज यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो फ़ौरन से उसको रिपेल कर देगा, वो उसको यहाँ पर भेज देगा। ये बातें हमने पहले पढ़ रखी हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया था, यानी बाहर आमतौर पर हम बाहर एक सर्कल लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए। तो इससे हमें पता किस चीज़ का चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि किस रीजन में या कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है। साथ ही हमने एक इसका दूसरा मेथड भी पढ़ा था कि अगर हम चार्ज के बाहर इस तरह से डॉट्स लगा दें तो तब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जिस रीजन के अंदर आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक फैला हुआ है। अब दूसरा ये होता है कि जहाँ पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पर ये पॉइंट्स की डेंसिटी, चार्ज अभी नहीं करना चाहिए, पॉइंट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पर ये डॉट्स कम होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन आती है। एक तो हमें इसकी प्रेजेंस का पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और दूसरा हमें ये भी पता चलता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी कि ये वाला मेथड पिछले मेथड से ज़्यादा बेहतर है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसी चार्ज के बाहर इस तरह से लाइंस बना दें, जो कि आपको इस तरह से नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जो लाइन का रीजन आपको बाहर नज़र आ रहा है ये सारा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ये लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर मैंने सिर्फ चांदी ड्रॉ की है, एक्चुअल में ये लाइंस यहाँ पर भी मौजूद होंगी। तो आपको नज़र आ रहा है कि कहीं पर ये लाइंस जो हैं ये करीब करीब हैं और कहीं पर ये काफ़ी दूर हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पर फील्ड लाइंस करीब होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ये दूर दूर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तीसरा हमें ये पता चलता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में ही पता चलता है। तो यानी यहाँ से हमें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस मेथड की मदद से रिप्रेजेंट करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस का पता चलता है, हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पता चलता है, और साथ में हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पता चलता है। यानी कि है वही इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब की बार जिस मेथड से हमने इसको रिप्रेजेंट किया वो मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेथड से हमें तीन चीज़ों का एक साथ पता चलता है। अभी तो मैं एक इंडिविजुअल चार्ज की बात कर रहा हूँ, जब मैं दो चार्जेस की बात करूँगा तो ये चीज़ें हमें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो इस तरह से हमारे पास जो चार्ज के बाहर जो फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस का मेथड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अभी पढ़ने लगे हैं। तो अभी हम इसकी ज़रा डिटेल को समझते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हम क्योंकि इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें कुछ और बातों का पता होना चाहिए। ये फील्ड लाइंस एक्चुअल में किसी भी चार्ज के गिर्द एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि हमें दिखाई नहीं देती। लाइंस इस तरह से हमें दिखाई नहीं देती, ये लाइंस हम खुद से बनाते हैं। ये हमारी एक इमेजिनेशन होती है, हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसके बारे में लिखेंगे कि ये जो लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दूसरा, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं,
ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जा सकता है। आर द इमेजिनरी लाइंस ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है ये हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे जब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको सिर्फ पढ़ लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैप रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वेरियस पॉइंट। अब ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इस तरह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस का पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता चलता है। यानी लाइंस जहां पर क्लोज होगी वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा और जहां पर दूर होगी वहां पर स्ट्रेंथ कम होगी। और तीसरी कौन सी चीज है कि हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये हमें सबसे पहले माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इट। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी यूनिट एरिया में से पास करने वाली फील्ड लाइंस की तादाद ज्यादा होगी तो इसका मतलब होगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस बात को मैं ज़्यादा डिटेल से अभी नहीं बताऊंगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्लक्स का उसमें हम इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये बेसिकली जो लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, या फिर मैं कह सकता हूं कि लाइंस के दरमियान अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास कम होगी। अभी के लिए आपने इसको याद ऐसे ही रखना है, बाकी जो इसकी मजीद डिटेल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर के अगले पार्ट की तरफ। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बेसिकली हम ड्रॉ किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि सबसे पहले एक चार्ज लिया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके करीब एक टेस्ट चार्ज लाते हैं। अब टेस्ट चार्ज जो होता है वो अगर पॉजिटिव चार्ज अगर हमने रखा हुआ है तो वो डेफिनेटली उससे रिपेल होगा। तो जिस डायरेक्शन के अंदर वो चार्ज रिपेल होता है उसी ही डायरेक्शन के अंदर फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। वी प्लेस positive test charge each of magnitude of q naught at the different places but at the equal distance from the charge q naught. Each test charge will experience a repulsive force. It is indicated by arrows. अब ये जो बात यहाँ पर मैंने लिखी है उसको आगे हम डायग्राम से भी समझेंगे। यहाँ पर जो मैंने टॉपिक को लिखा है जिस तरतीब के साथ आप अपने एग्जाम में भी इस टॉपिक को ऐसे ही लिखेंगे, अगर यानी आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरे टॉपिक को इस तरतीब के साथ लिख दिया है। अलग अलग स्लाइड्स पे लिखा है मैंने, लेकिन जिस तरतीब से आपने पेपर में इसको अटैम्प्ट करना है उसी तरतीब के साथ मैंने लिखा है। आप चाहें तो इसको यहाँ से इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ और समझते हैं इसकी डिटेल को। देखें जी, पहले तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये किस तरह से ड्रॉ की जाती हैं। अगर तो हमारे पास सिर्फ एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल सिंगल पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पढ़ा है, ठीक है। तो उसको हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको जो थ्योरेटिकल बात लिखी हुई थी उसका भी मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक चार्ज लिया, उस चार्ज के करीब हमने एक टेस्ट चार्ज रखना है, ठीक है। अब क्योंकि ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और ये चार्ज अब कुछ फासले पर जाएगा, यहाँ से उससे दूर जाएगा डेफिनेटली। और जिस डायरेक्शन के अंदर ये चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में हम एक लाइन लगा देंगे एरो की मदद से। तो इस तरह से हमने अपनी पहली फील्ड लाइन ड्रॉ की। अब हम क्या करेंगे, बराबर बराबर फासले पर इस चार्ज के गिर्द जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट चार्ज रखेंगे। याद रखिएगा सबको हमने इक्वल डिस्टेंस पर ही रखा है। अब क्या होगा कि जो यहाँ पर ये वाला चार्ज है ये भी इस चार्ज की वजह से रिपेल होगा। जिस डायरेक्शन में ये रिपेल होगा उसी डायरेक्शन में आप फील्ड लाइन ड्रॉ कर दें। फिर उस तरह से अगर हम सेकंड से जो नेक्स्ट होगा थर्ड वाला वो भी रिपेल होगा, वहां पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो सिमिलरली अगर हम सबका बिहेवियर देखें, जिस डायरेक्शन के अंदर टेस्ट चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन के अंदर हम एक लाइन लगा लेंगे। यानी ये लाइन बेसिकली आपने एरो की मदद से देखना है कि किस तरह से लगी हुई है। एरो बाहर की तरफ है तो ये लाइन की जो डायरेक्शन होगी फील्ड लाइन की वो भी बाहर की तरफ होगी। ये एरो बेसिकली किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इस टेस्ट चार्ज की
डायरेक्शन को। अब क्योंकि टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन है वो चार्ज से अवे है, आउटवर्ड है, तो इसी वजह से हम एरो को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। अब अगर इस नेक्स्ट देखें तो ये भी इस हिसाब से आउटवर्ड जाएगा, तो इसमें हम फील्ड लाइंस को ड्रा करेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसा कुछ पैटर्न बन जाता है, यानी कि हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो उसके बाद हम फील्ड लाइंस ड्रा करें तो वो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनती हैं, यानी जो कि चार्ज से अवे जा रही होती हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं कि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो नंबर 1, फील्ड लाइंस आर द रेडियली आउटवर्ड। ये हमने देखा कि जब एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम फील्ड लाइंस बनाते हैं तो वो बाहर की तरफ होती हैं, जैसे किसी सर्कल के रेडियस होते हैं उस तरह का हमें बिहेवियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक सिंगल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से, टेस्ट चार्ज नहीं कहना चाहिए, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि यहाँ पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, अगर हम इस पोर्शन पर आएंगे तो यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के बाहर एक जैसी नहीं है बल्कि चेंज हो रही है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है। चार्ज विल फॉलो द स्ट्रेट पाथ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो वो एक स्ट्रेट पाथ में जाएगा, ये हमने पिछले स्लाइड की एनिमेशन के अंदर भी देखा है। फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, जो फील्ड लाइंस बनेगी फिर उसके बाद जो जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा और उसके बाद जो फील्ड लाइंस बनाएंगे वो भी स्ट्रेट ही बनेगी। फील्ड लाइंस शो द फील्ड डायरेक्शन, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वही पूरे फील्ड का भी डायरेक्शन भी वही होगी। तो इस तरह से हमें एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो किस पैटर्न से बनती हैं ये पता चला, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमें पता चला। तो देखते हैं हम कि अगर हमारे पास चार्ज जिसको हमने रखा है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है तो फिर उसकी फील्ड लाइंस किस तरह से बनती हैं। तो सिमिलरली हमने एक चार्ज को कुछ फासले पर रखा जो कि एक टेस्ट चार्ज है, तो क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव और अंदर रखा हुआ चार्ज नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो चार्ज उसकी तरफ जाएगा। जिस डायरेक्शन में चार्ज ने मूव किया है उसी डायरेक्शन में आप एक एरो बना दें। इसी तरह से हम कुछ फासले पर ये चार्जेस रखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर मैं चार्ज के मूवमेंट को शो नहीं कर रहा, अब आप देख समझेंगे कि ये चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस तरह से इस चार्ज ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया। अब अगर हम देखें तो सारे की जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड बन रही है, तो हमारे पास कुछ पैटर्न जो होगा वो इस तरह का बनेगा, यानी कि एक नेगेटिव सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कुछ इस तरह से बनती हैं। अब इसकी भी प्रॉपर्टी समझते हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, क्योंकि यहाँ पर जब हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज की डायरेक्शन में मूव करता है, तो यहाँ पर ये एक सर्कल के रेडियस की तरह बिहेव करते हुए अंदर की तरफ जाती हुई फील्ड लाइंस दिखाई देती हैं, तो इसको हम रेडियली इनवर्ड कहेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो भी नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा करीब है। अगर हम बाहर देखें तो यहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, तो इसका मतलब है कि इस चार्ज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी नहीं है बल्कि चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। चार्ज विल फॉलो द स्ट्रेट पाथ। अब भी जो चार्ज होगा वो स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगा, लेकिन फर्क क्या होगा पिछली और इस स्लाइड में कि यहाँ पर जो चार्ज जिस पाथ में जाएगा वो चार्ज की तरफ जाएगा, इनवर्ड जाएगा, जबकि अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर इसने बाहर की तरफ जाना था। नेक्स्ट है जी द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, तो यहाँ पर भी जो फील्ड लाइंस बनेगी वो स्ट्रेट ही बनेगी। और फील्ड लाइंस शो द फील्ड डायरेक्शन, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ पहले पॉइंट को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो पिछली स्लाइड से मिलते जुलते हैं और सिर्फ पहले में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास चार्ज ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल चार्ज ही एग्जिस्ट करे, दो डिफरेंट चार्जेस भी हो सकते हैं, दो सिमिलर चार्जेस भी हो सकते हैं, जिसकी फोर्स के बारे में हमने कूलम्स फोर्स के अंदर भी पढ़ा था जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं तो उसका फील्ड किस तरह से बनेगा।
देखिए लाइक चार्जेस होने का मतलब है कि दोनों चार्जेस ऐसे होंगे जिनके जो चार्जेस की वैल्यू होगी, जो चार्जेस होंगे वो सेम नेचर के होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो दूसरा चार्ज होगा ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो जो दूसरा चार्ज होगा वो भी नेगेटिव होगा। अभी मैंने यहाँ पर पॉजिटिव ही कंसीडर किया है दोनों चार्जेस को। हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ होंगी, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ ही होंगी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ दरमियान में कि अगर मैं इस सेंटर के अंदर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो ये चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज पड़े हुए हैं ये पॉजिटिव हैं और जो अंदर हमने चार्ज रखा हुआ है ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये किसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट तो होने से रहा, तो जाहिर सी बात है कि इस चार्ज की वजह से ये रिपेल होगा और इस चार्ज की वजह से ये रिपेल होगा। अब क्योंकि दोनों पर एक जैसी फोर्स लग रही है तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर जो फोर्स लग रही है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो भी ये इसको मूव नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो चार्ज होगा ये मूव नहीं करेगा। अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो यहाँ पर हम कोई फील्ड लाइन भी नहीं बना सकते। याद है आपको कि जब हम किसी भी चार्ज के गिर्द एक फील्ड लाइन बनाते थे वो हम इस टेस्ट चार्ज की मोमेंट को देख के बनाते थे, और नेगेटिव चार्ज के केस में इसने अंदर की तरफ मूव किया था तो हमने फील्ड लाइन अंदर की तरफ बनाई, और एक पॉजिटिव चार्ज के केस में इस चार्ज ने बाहर की तरफ मूव किया था तो हमने ये फील्ड लाइन बाहर की तरफ बनाई थी। लेकिन ये अब मूव नहीं कर सकता। जब ये मूव ही नहीं करेगा तो यहाँ पर हमारे पास किसी किस्म की कोई फील्ड लाइन ही नहीं बनेगी। फिर अगर हम क्या करेंगे कि इस चार्ज को यहाँ पर रखने की बजाय किसी दूसरे पॉइंट यानी यहाँ पर रखते हैं तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा तो ये चार्ज भी बाहर की तरफ ही जाना चाहेगा। जब ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा इस जगह पर तो ये इधर से ये वाला चार्ज इसको अगेन रिपेल करेगा बाहर की तरफ, तो ये पाथ कुछ ऐसा बना लेगा। एक्चुअल में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बाहर स्ट्रेट जाना चाहता था, लेकिन दूसरे इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको रिपेल करके इसके पाथ को चेंज कर दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन से एक कर्व लाइन बन गई। अब अगर मैं इसी तरह से मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर यहाँ पर और बहुत सारे चार्ज के हर तरफ एक टेस्ट चार्ज रखूँ और उसके बाद उसकी मैं फील्ड लाइंस बनाऊँ, इसके लिए भी और सिमिलर हम इसके लिए भी बनाए, तो हमारे पास जो फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अगर मैं यहाँ पर सारे टेस्ट चार्ज की वजह से बनने वाले फील्ड लाइन को देखूं तो एक कंप्लीट डायग्राम मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगी। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो फिर ये इस डायरेक्शन में जाएंगे। अब देखते हैं कि जब दो सिमिलर नेचर के चार्जेस होते हैं और उनकी जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो सिंगल चार्जेस की फील्ड लाइन से डिफरेंट बनी है। अगर ये फील्ड लाइंस डिफरेंट बनी है तो फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ये भी दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो अभी हम समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। नंबर 1, फील्ड लाइंस आर कर्व, यानी कि अब की बात जो हमारे पास फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट फील्ड लाइंस नहीं है बल्कि कर्व फील्ड लाइन है, क्योंकि सिंगल चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस बनी थी वो स्ट्रेट बनी थी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो गौर करने वाली ये बात है कि अब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है कि अगर मैं इसके सेंट्रल पार्ट पे देखूं तो यहाँ पर कोई फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, यूनिट एरिया में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद ज़्यादा, जबकि यहाँ पर मैं देखूँ तो फील्ड लाइन की तादाद कम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टेंजेंट। अब यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है, देखिए जी सीधी सी बात है कि किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो तो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि ये लाइंस जो होती हैं ये कर्व हो जाती हैं। अगर हम देखें इसके कर्व होने की वजह तो ये दूसरा चार्ज होता है जो करीब पड़ा होता है। अगर कोई चार्ज यहाँ से जाते हुए मैं इस चार्ज को हटा देता हूँ तो ये चार्ज यहाँ से आगे स्ट्रेट मूव करेगा। अगर मैं इसको और क्लियरली दिखाऊं मैं आपको तो मैं आपको खुद पिछले स्लाइड पर इसको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये चार्ज अगर ना होता तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने
पीछे की तरफ यानी कि आगे स्ट्रेट मूव करना था। तो अब क्योंकि इसमें जो कर्व आया वो इस चार्ज की वजह से आया है, तो हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँ तो यही मेरे पास एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन होगी। तो कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जो टेंजेंट ड्रा करते हैं वही इसकी डायरेक्शन होती है। लेकिन पिछले जो हमारे पास सिंगल चार्ज के केस में इसको समझना बड़ा आसान था, क्योंकि वहाँ पर जो इसकी फील्ड लाइंस थी वो स्ट्रेट थी और यही जो डायरेक्शन थी, जो एरो थे, यही उसकी डायरेक्शन बता रहे थे। लेकिन अब की बात कर्व है, तो याद रखिएगा कर्व के केस के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कर्व के केस में वो अलोंग टेंजेंट होते हैं। चलिए इस बात को हम जरा प्रीवियस कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के अंदर जब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी थी तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि किसी भी सर्कल में घूमते हुए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो अलोंग टेंजेंट होती है। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि इस पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ले लूं तो ये एक कर्व होगा और इसमें अगर डायरेक्शन देखूं तो ये एक अलोंग टेंजेंट होगी। तो हमारे पास जो कर्व में या सर्कल में घूमती हुई चीज़ों की डायरेक्शन हमने फाइंड करनी होती है तो वो अलोंग टेंजेंट होती है। द मिडिल रीजन बिटवीन द चार्जेस इज जीरो। हमने देखा है कि ये जो पॉइंट सी है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बन रही, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं है। तो अगर कुछ भी फील्ड नहीं है तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जीरो फील्ड स्पॉट है। हम इसको न्यूट्रल जोन भी कहते हैं, इसको जीरो फील्ड लोकेशन या फिर फील्ड फ्री पॉइंट भी कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। अगर आपसे पेपर में किसी भी नाम से ये पूछें तो सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। अब समझते हैं कि हमारे पास जब चार्जेस अनलाइक होते हैं यानी कि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। तो अगर इस डायग्राम को देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ही बनने वाली हैं। लेकिन ये किस तरह से बनेगी, ज़रा देखिएगा कि हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लिया, दरमियान में हमने रखा है एक टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव की वजह से होगा रिपेल, जबकि इस नेगेटिव की वजह से होगा अट्रैक्ट, यानी कि ये चार्ज इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी जो कि यहाँ पर मैंने सेंटर में भी बनाई है। फिर अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो फिर ये इसको करेगा यहाँ से रिपेल, जबकि जब ये चार्ज यहाँ पर पहुँचता है तो ये वाला चार्ज इसको कर लेता है अट्रैक्ट, तो ये अपना पाथ चेंज करके ऐसा बना लेगा। फिर सिमिलरली मैं इस चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर होगा ये रिपेल, जबकि जब यहाँ पहुँचेगा तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये अपना पाथ चेंज करके ऐसा बना लेगा। अगर मैं इसके चार्ज के बाहर हर तरफ एक टेस्ट चार्ज रखूँ तो मुझे जो फील्ड लाइंस मिलेंगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, जिसकी एक परफेक्ट डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दी है। अगर आप देखें तो हमारे पास जब चार अलग अलग केसेस देखे हैं तो चारों केसेस के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं वो डिफरेंट बन रही है। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझना किस हवाले से इंपॉर्टेंट है, हमें चार्ज की नेचर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। तो चलो समझते हैं कि जब दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं तो उनकी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो नंबर 1, इसकी भी फील्ड लाइंस कर्व होंगी, यानी अगर हमारे पास चार्जेस सिमिलर नेचर के हों या ऑपोजिट नेचर के होंगे, फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं बनती बल्कि वो कर्व हो जाती हैं एक दूसरे के इफेक्ट की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब हमने ये चौथा केस पढ़ा है और चौथे केस में भी फील्ड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बन रहा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। तो यहाँ पर भी फील्ड जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टेंजेंट, यानी कि जैसे मैंने पिछले केस में बात की है कि जब कर्व लाइंस होंगी तो तब उनकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग टेंजेंट होंगे। तो मैं किसी भी कर्व पर हम डायरेक्शन अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो मैं उसके अलोंग टेंजेंट ही उसकी डायरेक्शन लिखूंगा। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, यानी इस तरह की सिचुएशन में जब चार्जेस दोनों डिफरेंट नेचर के होते हैं तो फील्ड लाइंस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी यूज़ करेंगे मुख्तलिफ कंडीशन में, ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों हमने जब ये चारों केसेस पढ़े तो हमने एक चीज़ को कॉमन देखा इसके अंदर। देखिए पहले हमने फील्ड लाइंस को देखा तो पहले 2 केसेस के अंदर स्ट्रेट थी और अगले 2 केसेस में कर्व थी। फिर हमने डायरेक्शन में देखा तो पहले 2 केसेस में डायरेक्शंस बताना आसान थी
जबकि बाकी दो केसेस के अंदर जो डायरेक्शन थी वो अलॉन्ग टेंजेंट थी। लेकिन जो चीज़ इसमें एक जैसी रही, कॉमन रही, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है। तो फिर क्या हमारे पास चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता? होता है, हम उसको बना सकते हैं। तो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कैसे बनाया जा सकता है, अब हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने हेडिंग लगाई है, यहाँ से आप कुछ आइडिया हो गया होगा कि दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। फील्ड लाइंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, हमारे पास ये एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरी प्लेट के ऊपर है ही सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। इससे कुछ फासले पर हम एक दूसरी प्लेट रखते हैं और इस प्लेट के ऊपर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। अब मैं क्या करता हूं कि दरमियान में एक टेस्ट चार्ज रखता हूं। पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक फील्ड बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा। अगर मैं इसके मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, हर एक पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो हर दफ़ा जब हम इसके मूवमेंट को देखेंगे, इसके मोशन को देखेंगे, तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन होगी और जो कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फील्ड को चेक करना चाहता हूँ, तो मैं एक यूनिट एरिया लेकर यहाँ पे रखता हूँ, फिर एक यूनिट एरिया को मैं यहाँ पर रखता हूँ, वही यूनिट एरिया सेम। अगर इधर इसके अंदर गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद 2 है, तो यहाँ पर भी गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद 2 ही है। यानी कि हर तरफ आपको जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है वो एक जैसा नज़र आ रहा है। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म हो गया है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहा। लेकिन अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर देखें तो वहाँ पर आपको डायग्राम जो इस तरह की बनी हुई है वो यहाँ किनारों से कुछ ऐसी दिखाई देती है। यानी कि जो फील्ड है हमारे पास वो सेंटर में तो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अगर हम इसके कॉर्नर्स पर देखें तो ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता। उसकी वजह क्या होती है? बच्चों, यहाँ पर जो चार्ज है इस जगह पर जो मैंने रखा हुआ है, ये स्ट्रेट जाने की एक वजह होती है। वजह ये होती है कि ये पॉजिटिव चार्ज जब इसको रिपेल करता है तो ये ऊपर की तरफ भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर की तरफ भी तो एक चार्ज है जो इसको आगे की तरफ रिपेल करेगा। ये नीचे भी नहीं आ सकता क्योंकि नीचे भी एक चार्ज है जो इसको रिपेल करेगा। यानी कि जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे इसको एक ही डायरेक्शन के अंदर धकेल रहे हैं, तो तभी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। लेकिन जो चार्ज यहाँ पर मौजूद होगा तो तब उसको ये चार्ज आगे की तरफ धकेलेगा, नीचे वाला चार्ज इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। मजीद ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है जो इसको नीचे की तरफ धकेलेगा। तो फिर इन चार्जेस के इफेक्ट की वजह से ये पाथ को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे करके जाएगा। हाँ, अगर मजीद कोई और ऊपर चार्ज होता तो वो उसको नीचे की तरफ धकेलता तो ये भी स्ट्रेट जाता। तो यही वजह होती है कि इन प्लेट्स के जो कॉर्नर के फील्ड होते हैं ये थोड़े से कर्व होते हैं, जबकि इनके अंदर होते हैं फील्ड्स वो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होते हैं। तो इनकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो एक ही प्रॉपर्टी बनेगी, जो फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पर वो स्ट्रेट होंगी दो प्लेट्स के दरमियान में, और फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म होगा। अब हम अपने सारे लेक्चर को समराइज करते हैं। आपकी बुक के ऊपर भी उसको ऐसे ही समराइज किया गया। लास्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं, हम उन्हीं से ही स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं बस उन्हीं को ही यहाँ पर समराइज किया गया है, उन्हीं के एक की पॉइंट्स बनाकर लिख दिए गए हैं कि अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ये बातें पढ़ ली हैं। तो ये बात मैंने आपको अभी बता दी है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड हो जाती हैं। The tangents to a field lines at any point give the direction of the electric field at that point। ये बात भी मैंने आपको समझा दी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होता है बेसिकली वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। The lines are closer where the field is strong, the lines are further apart where the field is weak। तो ये बात भी मैंने आपको समझा दी कि फील्ड लाइंस जहाँ पर क्लोजर होंगे, एक दूसरे के करीब होंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जब फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हो जाएंगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। No two lines cross each other. This is because the E has only one direction at any given point. If lines cross, E could have more than one direction। ये बात जो लास्ट में लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस तरह का, उसका आंसर भी आपने यही लिखना है। यहाँ पर वो बता रहा है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती।
मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर फील्ड लाइंस बनाई हैं। मैंने सिंगल चार्ज की बनाई हैं, दो चार्जेस सिमिलर नेचर के भी और डिफरेंट नेचर के भी बनाई है। मैंने दो प्लेट्स के दरमियान भी फील्ड बनाई, लेकिन कहीं पर भी मैंने फील्ड को क्रॉस नहीं किया। तो फील्ड लाइंस क्रॉस कर ही नहीं सकती। उसकी वजह क्या होती है उसको यहाँ से समझिएगा। ये ऊपर जो पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं मैंने दोबारा लिख दिया। अगर हमारे पास एक फील्ड लाइंस दूसरी फील्ड लाइन को क्रॉस करती है तो डेफिनेटली उनका एक कॉमन पॉइंट बन जाएगा जिस पॉइंट के ऊपर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये बात हमने पढ़ी हुई है कि किसी कर्व फील्ड का जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अलॉन्ग टेंजेंट होगी। अभी के लिए मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, ये वाली जो है, तो इसके वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये वाली बनेगी। यानी अगर कोई एक मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा तो इस फील्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन ये बनेगी। और यहाँ पर अगर ये कॉमन पॉइंट है तो ये दोनों फील्ड लाइंस के लिए मौजूद है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये सेकंड वाले की बात करता हूँ, ये फर्स्ट है, तो यहाँ पर इस चार्ज की डायरेक्शन ये बनेगी। अब जो देखो टेस्ट चार्ज हमारे पास एक है, जबकि यहाँ पर डायरेक्शन दो बन रही है। एक सिंगल चार्ज जो होगा वो एक ही टाइम पर दो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ये चार्ज एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मोर देन वन डायरेक्शन होनी चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।